Good morning friends, how are you? I hope you are also fine. Okay, friends, आज हम करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? क्या होता है कि जो आज का टाइम है वो कैसा टाइम है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं मोस्टली बैंक के थ्रू ही होती हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मोस्टली बैंक के थ्रू ही होती हैं। तो क्या होता है इसके लिए कि जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए एक बुक मेंटेन करनी पड़ती है बैंक से रिलेटेड, या वो कैश बुक में ही एक बैंक का कॉलम प्रिपेयर कर लेता है। और जो बैंक होती है वो भी क्या करती है, बिजनेसमैन का एक अकाउंट ओपन करती है और उसमें बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, उसकी जो भी बिजनेसमैन की ट्रांजेक्शन होती है उसको नोट करती है उसमें। ठीक है ना। अब रीज़न क्या होता है कि किसी भी कारण से जो बिजनेसमैन होता है उसके पास जो अपनी बुक है और जो बैंक का रिकॉर्ड है उसके बीच में डिफरेंसेस आ जाती हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अभी हम रीज़न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी रीज़न होने के कारण जो बैंक के पास में है बुक और रिकॉर्ड और जो बिजनेसमैन के पास में है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। जो बैंक के पास में पासबुक है और बिजनेसमैन के पास में कैश बुक है, पासबुक और कैश बुक का जब हम बैलेंस मैच करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस आ जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared on a particular date to reconcile the balance of bank column of the cash book with the balance appearing in the passbook। तो बैंक रिकन्सिलेशन में स्टेटमेंट क्या है, जो प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट में, किसके लिए, रिकन्सिल द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम, जो बैंक कॉलम होता है और कैश बुक होता है, जिसमें किसी भी रीज़न से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, ये प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर एंड नॉट बाय बैंक, ये कौन प्रिपेयर करता है भाई, देखिए बैंक अपने पास में जो होती है वो कैश बुक होती है, बिजनेसमैन के पास में वो पूरा रिकॉर्ड कैश बुक में मेंटेन करता है और जो बैंक होती है वो पासबुक इशू करती है। तो क्या होता है कि हम कोई भी अगर कोई अमाउंट में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो हम बार बार बैंक में जाकर उसमें चेंज नहीं करवाते, हम जो कुछ भी एडजस्ट करते हैं वो अपनी कैश बुक में एडजस्ट करते हैं। तो ये किसके थ्रू प्रिपेयर की जाती है, कस्टमर के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, नॉट अ बैंक। ठीक है ना। इट इज़ प्रिपेयर टू नो एक्चुअल पोजिशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस, दोनों बैलेंसेस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसके वो एक्चुअल पोजीशन उसकी पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर व्हेन देयर डिफरेंसेस टू बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक एंड देयर बैलेंस शो इन द पासबुक। ठीक है ना। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब कैश बुक और पासबुक में कोई भी कारण से डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है। ठीक है ना। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बिजनेसमैन हो कस्टमर हो उनके थ्रू बनाया जाता है, पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, जो का पासबुक होती है और कैश बुक होती है दोनों में जो डिफरेंस हो जाता है उसके कारण ये प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए डिफरेंस किस टाइप के होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट डिफरेंस का रीज़न है ये आपकी, ये हो गई कैश बुक, ये हो गई पासबुक। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाते हैं
इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे कि उनके कॉलम को मैच किया जा सके। तो या तो बैलेंस शुरू होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, जब बैलेंस शुरू होगा कैश बुक से तो ख़त्म होगा पासबुक पर, और बैलेंस शुरू होगा पासबुक से तो ख़त्म होगा कैश बुक पर। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को जो भी रीज़न है उसके कारण उसको इक्वल करने के लिए कि कहाँ डिफरेंस हुआ, क्यों हुआ। देखिए जैसे मान लीजिए पहली लाइन थी आपकी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो अपने कस्टमर के लिए चेक इशू करता है। जैसे उसने चेक इशू किया तो उसने क्या किया भाई, उसके पास जो भी एक्चुअल अमाउंट थी उसमें उसने दिखाया कि भाई मैंने, मान लीजिए मेरे बैंक में कितना अमाउंट जमा है, 5,000 रुपये जमा। ठीक है ना, 5,000 का क्रेडिट बैलेंस है मेरे बैंक में। अब मैंने जब चेक इशू किया तो मैंने क्या किया, जब कोई भी बिजनेसमैन होता है तो जब वो चेक इशू करता है तो वो क्या करता है, जब वो चेक इशू करता है तो भाई मैंने आपको पेमेंट कर दिया, तुरंत आपके नाम का उतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया, तो कि भाई मैंने आपको दे दिया। अब देखिए मान लीजिए कोई भी कस्टमर है, उसने चेक इशू किया 500 का, तो तुरंत उसने क्या, अपनी जो कैश बुक है, मान लीजिए कैश बुक और पासबुक का बैलेंस 5,000 है। अब जब मैं, कोई भी कस्टमर है, बिजनेसमैन है, वो चेक दे रहा है, तो उसने तुरंत आपको जब चेक दिया तो तुरंत अपना अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि भाई अब मेरे पास में कितने रुपए बचे, इतने बचे, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। लेकिन क्या हुआ कि अभी तक आप, जो कस्टमर था वो चेक ले गया, परंतु ले जाके उसने बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए जमा ही नहीं करा, तो अभी तक बैंक का बैलेंस एज इट इज एज, वैसा ही का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर क्या होगा, डिफरेंसेस दिख रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है अभी हमारे पास में, उस डिफरेंस के लिए हम वापस यहाँ पे 500 को प्लस कर देते हैं तो अमाउंट इक्वल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये रीज़न होते हैं कि भाई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू तो किया परंतु वो पेमेंट के लिए नहीं गया, तो हमने तो अपना बैलेंस कम कर लिया बिजनेसमैन ने, परंतु बैंक में अभी कम नहीं हुआ, तो फिर हम बैंक में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते, तो चेंज कहाँ करेंगे, अपनी कैश बुक में। तो इस वाली लाइन को इसलिए हम यहाँ पर प्लस करते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड है हमारा, सेकंड हमारा चेक ड्राफ्ट एक्स्ट्रा डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्ट। जैसे बिजनेसमैन को क्या होता है कि चेक ड्राफ्ट वगैरह, जैसे वो चेक इशू करता है ऐसे उसको चेक ड्राफ्ट वगैरह वो उसको रिसीव भी करता है, उसको चेक के थ्रू पेमेंट भी मिलता है। तो अब वो क्या करता है, जब उसको चेक के थ्रू पेमेंट मिलता है तो वो उसको ले जाके बैंक में डाल देता है। जब वो उसको ले जाके बैंक में डाल देता है, क्या करता है, जब वो उसको ले जाके बैंक में डाल देता है तो बैंक का बैलेंस कैसा होता है, बैंक में डालता है वो, तो वो अपनी जो कैश बुक है उसमें से उतना बैलेंस कम कर लेता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए मेरा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस 5,000 का था। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी से 6,000 रुपये का चेक मिला, तो जब चेक मिला तो मैंने तुरंत अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया कि मुझे कितने हो गए, अब 11,000 का हो गया मेरा बैलेंस। ठीक है, क्योंकि मुझे भाई चेक मिला या कैश मिला, बात इक्वल होती है, तो मैंने तुरंत प्लस करा कि मुझे 6 अमाउंट का रिसीव करा है। अब मैंने इस चेक को ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट नॉट एट कलेक्ट। परंतु अभी तक क्या हुआ, मैंने डिपॉजिट तो करा बैंक में, परंतु अभी तक कलेक्शन होके मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस कैसा है, 5,000 ही है, तो फिर डिफरेंस आ गया। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बताया कि मैं पासबुक में तो कोई चेंज कर नहीं सकती, तो मैं चेंज कहाँ करूँगी, कैश बुक में।
तो इस अमाउंट को मैं क्या करूँगी, वापस से माइनस कर दूँगी। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट आवर अकाउंट, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक इन आवर अकाउंट। कोई भी कस्टमर है, उसने क्या करा कि सीधा जाके हमें जो पेमेंट देना था वो हमें नहीं देकर हमारे अकाउंट में जमा कर दिया कस्टमर ने। तो क्या हुआ, हमें भी नहीं मालूम था अभी, है ना, और कस्टमर को जो पेमेंट हमें देना था वो ले जाकर उसने कस्टमर ने बैंक में डाल दिया। तो सपोज 1000 का था, ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंस था 5000 का था। अब कस्टमर बैंक में गया और 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट कराया, तो बैंक बैलेंस हो गया 6000 का। लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं होने के कारण कैश बैलेंस तो 5000 का है। तो हम क्या करेंगे, बैंक में तो जाके माइनस करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 रुपीज़ कर देंगे। तो बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम चेक इश्यू करें या चेक रिसीव करें, या बीमा प्रीमियम का पेड करें या टैक्स का पेड करें या कोई चीज़ रिसीव करें, तो सिर्फ रिसीव करना है या पेमेंट करना है तो डिफरेंसेस कहाँ आ जाते हैं कि कोई चीज़ मान लीजिए कोई ने हमें सीधा पेमेंट किया तो हमारा बैलेंस तो बढ़ गया, बैंक का नहीं बढ़ा, तो उस चीज़ को हम माइनस कर देंगे। अगर हमने किसी ने डायरेक्ट जाके बैंक में बैलेंस बढ़ा दिया, हमारा बैलेंस नहीं बढ़ा, तो उसको हम प्लस कर देंगे। अगर कोई टैक्स वगैरह पेड करे बैंक ने तो बैंक का बैलेंस कम हो गया तो हम अपना बैंक बैलेंस कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही होता है, डिफरेंसेस यही कारणों से आ जाते हैं कि कस्टमर वहाँ जमा कराया, हमें पता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बढ़ा, तो डिफरेंस आ गए। बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस पेड कर दिए, ठीक है। अब हम तो सोच रहे हैं कि बैंक में हमारा 5000 का बैलेंस है, परंतु वहाँ पे तो पता चला कि कितना हो गया, 4500 का बैलेंस बचा। तो ये जो डिफरेंसेस आ जाते हैं तो इन डिफरेंस को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, प्लस या माइनस। तो प्लस किसको करें, माइनस किसको करें, पर्टिकुलर तो हमने बताया कि कौन सी अमाउंट को प्लस करें। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, रीज़न बताया कि हमने किसी को चेक दिया तो अपने बैलेंस में तो उतना अमाउंट कम कर दिया, जब वो चेक बैंक में पहुँचे ही नहीं तो बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो अब उतना अमाउंट हम क्या करेंगे, वापस से प्लस कर देंगे। कोई बैंक है, उसने हमारे अकाउंट में से बैंक चार्जेस काट लिए, अब बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन हमें पता नहीं है, हमारा अकाउंट जो अमाउंट है वो वैसे ही का वैसे ही है, तो हम क्या करेंगे, बैंक का अब हम अपने अमाउंट में से उतना माइनस कर देंगे। यही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। अभी हमने आपको बताया कि हम जो प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो डिफरेंसेस को दूर करने के लिए करते हैं बैंक और कैश बुक के। किस रीज़न से आ जाते हैं हमने वो भी बताया कि भाई क्या किस रीज़न से आ जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चेक हमने बैंक में जमा किया तो जो हमारे पास कैश बुक है उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का नहीं बढ़ा क्योंकि उसमें अभी अमाउंट सबमिट होकर नहीं आई,
तो उसके कारण क्या हुआ कि कैश बुक पासबुक में डिफरेंसेस आ गए। उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कभी कभी कस्टमर सीधे हमारे अकाउंट में अमाउंट जमा कराए, तो चूँकि वो कस्टमर को नहीं मालूम होता, बिजनेसमैन को नहीं मालूम होता है, तो उसके कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब हम प्रोफॉर्मा प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन सी अमाउंट को किस कंडीशन में प्लस किया जाए और किस कंडीशन में माइनस किया जाए। ठीक है, तो फॉर्मेट देखिए आप, प्रोफॉर्मा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट जो होता है पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट होता है। अब सबसे पहले इसमें बैलेंस कितने प्रकार से दिया रहेगा, तो इसमें या तो बैलेंस दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। या दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, या दिया रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। या दिया रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, आपको इतने प्रकार से क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस, फिर बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट। मतलब कहाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में। अभी आपको क्वेश्चन में मान लो दिया रहेगा कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर कभी दिया रहेगा कि बैलेंस क्रेडिट है पर कैश बुक के ही अकॉर्डिंग है, फिर दिया रहेगा पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी हम फर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, जो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले कुछ अमाउंट को हमें प्लस करना है और कुछ को माइनस करना है, वो क्यों। तो सबसे पहले जो भी बैलेंस दिया रहेगा उसको हम अमाउंट में लिख लेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट कंडीशन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशूड किया गया परंतु अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ बैंक में। तो हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं कि मान लीजिए जो बिजनेसमैन होता है उसके पास अपनी कैश बुक होती है और जो बैंक होती है उसके पास में अपनी पासबुक होती है। क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो क्या दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो चेक के थ्रू पेमेंट करता है। मान लीजिए मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मैं पेमेंट आपको कर रही हूँ चेक के थ्रू। अब मान लीजिए मेरे पास में जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस था वो इक्वल था, कि जो मेरे पास में मान लीजिए कैश बुक में मैं शो कर रही थी कि बैंक में मेरे 10,000 रुपये जमा हैं, तो वो मेरे रिकॉर्ड में था कि मेरे बैंक में कितने रुपए जमा है, 10,000। ठीक है, जब मैंने आपको चेक दिया 2,000 रुपये का, जब मैंने आपको चेक दिया तो अब मैंने क्या मान लिया कि अब आप जाओगे बैंक में से पैसा निकालोगे तो बैंक का बैलेंस भी कम होगा ना। तो ऐसे जब मैंने आपको चेक दिया तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ थे, कैश बुक में मैंने मेंटेन कर दिया कि 2,000 रुपीज़ कम हो गए। अब बैलेंस कितना होगा, 8,000 रुपीज़ का होगा। परंतु बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, आप ले गए चेक को, ले जाके घर में रख लिया, पेमेंट के लिए बैंक ले ही नहीं गए, तो पेमेंट बैंक का बैलेंस कितना बना हुआ है, 10,000 रुपये के, और मेरे कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 8,000 रुपये का। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बैंक में तो जाके कुछ उधेड़ बुन कर नहीं सकती। मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई अभी मैंने अपना बैलेंस 8 का कर दिया, लेकिन अभी तो ये कितने का है, 10 का ही है, अभी बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो फिर मैं इस अमाउंट को वापस से क्या करूँगी। इसीलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट में हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरे में है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक।
ठीक है। इंटरेस्ट अलाउ किया गया किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया 500 रुपीज़ का, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ गया। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? अपने यहाँ का बैलेंस भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हम बैंक में तो जाके कुछ करेंगे नहीं। तो जब बैंक का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता चला जैसे मैसेज आया कि भाई बैंक का बैलेंस इंटरेस्ट मिल गया हमको, तो हमने अपने यहाँ पे भी कर दिया कि हमारे पास में। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, जब बैंक का बैलेंस बढ़े तो अपना बढ़ा दो, और जब अपना बढ़ा है परंतु बैंक का नहीं बढ़ा है तो अपना माइनस कर दो। अब देखिए, डिविडेंड एक्स्ट्रा कलेक्टेड बाय द बैंक। अब बैंक ने क्या करा कि आपने कहीं कहीं पे जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, वहाँ से डिविडेंड वगैरह कलेक्ट होकर आपके अकाउंट में आ गए, तो बैंक का बैलेंस वापस बढ़ गया। तो आप अपने यहाँ का बैलेंस भी बढ़ा लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट। क्या हुआ कि जो कस्टमर हैं उनसे आपको 1000 रुपीज़ लेने थे, उनने ले जाके डायरेक्ट कहाँ पेमेंट कर दिया? बैंक में डाल दिए 1000। तो आपके बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 11,500 का। तो अब आप क्या करोगे? अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा दो। बैंक का बैलेंस बढ़े तो अपना बैलेंस बढ़ा दो, इसलिए हम इसको प्लस करते हैं। फिर है चेक डिपॉजिट बट एंड कलेक्टेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या हुआ कि कुछ चेक वगैरह थे जो डिपॉजिट किए गए बैंक में, और उसका अमाउंट क्या हुआ? कलेक्ट होके आपके अकाउंट में भी आ गया, परंतु अभी कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक में प्लस कर दो। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो कैश बुक का बैलेंस तो आपको ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन ने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो बात समझ में आई स्टूडेंट कि हम कोई अमाउंट को प्लस क्यों करते हैं? जब बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, रीज़न कुछ भी हो, तो अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा लेते हैं। जब बैंक का बैलेंस बढ़ जाए, पर अपना बैलेंस बढ़ जाए परंतु बैंक में बैलेंस नहीं बढ़े, तो अपने यहाँ के बैलेंस को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी अमाउंट को हम माइनस करते हैं? देखिए, लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्ट एंड क्रेडिटेड। क्या हुआ कि जैसे हम किसी को चेक देते हैं वैसे ही चेक मिलते भी हैं। चेक मिला तो हमने तुरंत क्या किया? मान लीजिए 500 का चेक मिला हमको, तो हमने तुरंत अपना बैलेंस बढ़ा लिया कि भाई चेक मिल गया, हमारा बैलेंस हो गया 10,500। हमने उसको बैंक में भी जमा कर दिया, परंतु अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो बैंक का बैलेंस तो वैसे ही का वैसे ही बना हुआ है। जब हमारा बैलेंस बढ़ जाए परंतु बैंक का बैलेंस ना बढ़े, तो अपना बैलेंस माइनस कर दो। ठीक है। अब उसका नेक्स्ट लाइन, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। अब बैंक ने क्या किए कि हमारे अकाउंट से कुछ बैंक चार्जेस काट लिए। जब बैंक चार्जेस काट लिए तो हमारा बैंक, मान लीजिए उसने 100 रुपये के चार्जेस काट लिए, तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 9,900 का। परंतु बैंक ने काटे तो हमें पता नहीं था, लेकिन बैंक का बैलेंस कम हुआ तो हमने क्या कहा कि अपना बैलेंस कम कर लो, तो आपने 100 रुपये माइनस कर दिए, इसीलिए हम माइनस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए आप, फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। क्या करा है? बैंक ने कुछ पेमेंट को डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जब डायरेक्ट कर दिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, कम हो गया तो अपने यहाँ का कम कर लो। चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मान लीजिए कोई चेक आपने इशू करा है,
ठीक है। जब इशू करा तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, परंतु आपके रिकॉर्ड में तो कुछ है ही नहीं, तो अपने यहाँ का माइनस कर दो। चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, जब डिपॉजिट किया आपको किसी ने चेक दिया तो आपने क्या करा कि भाई हमें 500 का चेक मिल गया, अपने अकाउंट में प्लस कर दिया, परंतु वो बैंक पहुंचा और वहाँ जाके डिसऑनर्ड हो गया किसी भी रीज़न से, तो क्या हुआ, पेमेंट आया ही नहीं, आया नहीं तो फिर से माइनस कर दो। फिर लास्ट में जो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा। कैश बुक से शुरू होगा तो पासबुक पे एंड होगा और टोटल लगा देते हैं। तो बात समझ में आई। जब किसी भी रीज़न से आपका बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ जाए तो आप अपना बैलेंस बढ़ा लो, किसी भी रीज़न से आपका बैलेंस बढ़ जाए और बैंक का नहीं बढ़े तो अपना कम कर लो, ठीक है। बैंक का बढ़ जाए तो अपना बढ़ा लो, परंतु आपका बढ़ जाए और बैंक का नहीं बढ़े तो अपना माइनस कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट चाहो तो आप लर्न कर लेना, नहीं तो अभी जैसे मैंने समझाया वैसे समझ लेना। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।